वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 11 जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सजीव जगत। चैप्टर नंबर 1 का नाम है सजीव जगत, यानी कि लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सजीव जगत, उसके बाद सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण में सबसे पहला लक्षण है कोशिकीय संगठन, फिर कोशिका में वृद्धि, पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गमन तथा प्रजनन। अब एक एक हेडिंग को हम पढ़ते चलेंगे। देखिए, सबसे पहला सजीव किसे कहते हैं। सबसे पहला सजीव, तो बात आती है सजीव क्या है। सजीव क्या है, तो जब बात आती है सजीव क्या है, तो हम बता सकते हैं जीवन में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, यानी कि प्रकृति में पाई जाने वाली सभी की सभी वस्तुएं दो प्रकार की वस्तुओं से मिलकर के बनती हैं। पहली वस्तु को कहते हैं, पहले घटक को कहते हैं भौतिक तथा दूसरे को कहते हैं रासायनिक। और इन दोनों को एक अलग नाम आपको बता दिए, ये घटक कहलाएंगे। घटक। अब सजीव के परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी घटक, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी घटक, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी घटक जिनमें जीवन के लक्षण, जिनमें जीवन के लक्षण, जीवन के लक्षण उपस्थित होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी घटक जिनमें जीवन के लक्षण उपस्थित होते हैं सजीव कहलाते हैं। देखिए, हमने सजीव को परिभाषित कर दिया है। सजीव कहलाते, बहुत ही आसान है। प्रकृति में पाए जाने वाले कौन, सभी घटक जिनमें क्या हो, जिनमें जीवन के लक्षण उपस्थित हों, क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे। अब बात करते हैं सजीवों के लक्षण को, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स। तो दूसरा बनाते हैं सजीवों के लक्षण। अब लक्षणों में अलग अलग लक्षण होता है। सबसे पहला नंबर ए लक्षण है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। ध्यान दीजिएगा, कोशिकीय संगठन यानी कि प्रत्येक जीव किसका बना होगा, कोशिका का बना होगा। प्रत्येक जीव किसका बना होगा, कोशिका का बना होगा। अब वो कोशिका का बना होगा या फिर एक कोशिका का बना होगा या एक से अधिक कोशिका का बना होगा। ध्यान दीजिए, प्रत्येक जीव किसका बना होगा, कोशिका का बना होगा। अब या फिर वो एक कोशिका का बन सकता है या फिर एक से अधिक कोशिका का। जो एक कोशिका का जीव बना उसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। कौन सा जीव कहेंगे, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसको कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। दूसरे जीव को कहेंगे बहुकोशिकीय जीव, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस प्रकार से कोशिकीय संगठन हो गया। देखिए, कोशिकीय संगठन के आधार पर हम जीवों को दो वर्गों में बांट दिए। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव।
एक कोश की जीव का एग्जाम्पल हम बता सकते हैं अमीबा, यूग्लिना और बहुत सारे जीव होते हैं। और बहुकोश की जीव तो बहुत ही सारे हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए हम देखते हैं दूसरा लक्षण देखते हैं। दूसरा लक्षण है वृद्धि। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। देखिए ग्रोथ किसे कहते हैं? हम कहेंगे जीवों के या सजीवों के, आप जो भी कह दीजिए, जीवों के भार तथा संख्या में, किसमें? भार तथा संख्या में बढ़ोतरी को, जीवों के भार तथा संख्या में बढ़ोतरी को क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। अब भार तथा संख्या में बढ़ोतरी को, चलिए दूसरा अगला पॉइंट देखिए, पोषण किसे कहते हैं? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन आपने कक्षा 10 में पढ़ लिया है, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन इतना ही समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन के जटिल अवयवों को, भोजन के जटिल अवयवों को, भोजन में जटिल अवयव होता है, अवयवों को तोड़कर, अब आप कहेंगे ये तो पाचन में होता है, तो पोषण पाचन पोषण का एक भाग है। भोजन के जटिल अवयवों को तोड़कर किस में बदलना? सरल अवयव में बदलना। सरल अवयव में बदलना। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, यहाँ भोजन का जटिल अवयव, जैसे कि मान लेते हैं जो हम खाए वो कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे संगठन को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसके एक छोटे भाग को हम कहते हैं ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। इसी प्रकार से जो वसा टूटती है वो टूटती है वसीय अम्ल में। इसमें टूटती है वसीय अम्ल में। जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो हम प्रोटीन खाते हैं उसका सबसे छोटा रूप जो होता है उसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। आगे की कक्षाओं में इसकी रासायनिक संरचना में आपको हम बताएंगे कि प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की संरचना किस प्रकार की होती है और इनका निर्माण कैसे होता है। और फिजियोलॉजी में आपको पोषण तथा पाचन के बारे में मालूम चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ एक मोटे तौर पे ही समझना है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भोजन के जटिल अवयवों को तोड़ करके हम किस और कैसे अवयवों में बदलेंगे? सरल अवयवों में बदल देंगे। इसका मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट है उसके सरलतम अणु ग्लूकोज में हम उसको लगातार तोड़ देंगे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। पोषण के बाद उपापचय। देखिए उपापचय का अर्थ है उपचयन तथा अपचयन दोनों। देखिए उपापचयन यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं कक्षा 10 में। तो उपापचयन, ठीक, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म। अब ध्यान दीजिए बेटा, उपापचयन में दो प्रक्रियाएं आती हैं। पहला उपचयन और दूसरा होता है अपचयन। ध्यान दीजिएगा, उपचयन तथा अपचयन। देखिए अप का अर्थ होता है क्षय या नष्ट, यानी कि हम अपचय करेंगे तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे? बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे, जैसा कि हमने अभी पोषण में किया था। लेकिन जो उपचयन है इसमें क्या करेंगे? उपचयन में हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से
मॉलिक्यूल से, मतलब यौगिक से किसका निर्माण करेंगे? बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे। और अपचयन में क्या करेंगे? हम बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ देंगे। क्या करेंगे? बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ देंगे, यानी कि उनके छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। अब देखिए, उपचयन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बच्चा, अपचयन का जो उदाहरण है, देखिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से हम किसका निर्माण करते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स का। तो यह एक कैसा प्रोसेस है? यह एक संश्लेषी प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? संश्लेषी। संश्लेषी का अर्थ है इसमें कुछ न कुछ निर्माण होगा। अब कुछ न कुछ निर्माण की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रकाश संश्लेषण पादपों का फीचर है ना, पादपों का फीचर है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण वास्तव में कहते किसे हैं? देखिए, हम हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, देखिए यहाँ हो गया सूर्य का प्रकाश और यहाँ हो गया क्लोरोफिल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा। देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा, देखिए किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के साथ जल का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से किसका निर्माण किया? ग्लूकोज, यानी वो अपने लिए भोजन बना रहे हैं और जल का निर्माण कर रहे हैं। इस क्रिया में होता क्या है? इस क्रिया में बेटा ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और यही ऑक्सीजन हम श्वसन के तौर पर यूज कर लेते हैं। फिर समझिए, मैंने कहा हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से, किसकी मदद से? जल की मदद से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6, और जल का निर्माण करते हैं तो H2O। इस क्रिया में कौन मुक्त होता है? ऑक्सीजन, O2 मुक्त हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन में हम क्या करेंगे? अपचयन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्वसन। अब अपचयन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्वसन। देखिए, श्वसन आपको बताते हैं श्वसन क्या है। तो श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? ये जो मॉलिक्यूल बन गया है, क्या बन गया है? ग्लूकोज। ठीक है, इस ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप अभी आपको बताया क्या है? ग्लूकोज है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6, इसके साथ हम किसको मिलाएंगे? ऑक्सीजन को। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल के द्वारा, यानी कि नाक में जो छिद्र पाई जाती है उसके द्वारा ऑक्सीजन को फेफड़ों में लिया जाता है, जिससे कि यह ग्लूकोज टूट सके। और टूटने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बाहर निकलता है तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आप ध्यान देंगे, हमारा मेन काम क्या था? इस ऊर्जा को निकाल करके प्राप्त कर लेना और प्राप्त करके रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के पूरे भाग में पहुंचाना, शरीर में पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य था। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा? श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा दहन किया जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा क्या किया जाता है? दहन किया जाता है। और दहन करने के दौरान आप देखिए, किसी भी चीज़ को जलाइएगा तो आपको कार्बन जरूर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कार्बन जो प्राप्त होता है वो गैस के माध्यम में प्राप्त होता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, कुछ मात्रा में आपको जल भी प्राप्त होगा। जल 6 अणु जो है जल के प्राप्त होंगे और ऊर्जा प्राप्त होगी। बेटा, ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी? तो जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा ना, तो आपको 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। याद कर लीजिए, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है
तब आपको 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बात हो गई उपापचय की, श्वसन की। अब देखते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं उत्सर्जन पर। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण एक तो प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और उसी भोजन को हम ग्रहण करके वातावरण में उन्हीं के द्वारा मुक्त ऑक्सीजन के द्वारा तोड़कर उनसे ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। अगला देखते हैं, अगला है उत्सर्जन। ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जन जाहिर सी बात है, हम भोजन के बड़े अवयवों को तो खा लेंगे, भोजन के बड़े अवयवों को इंटेक कर लेंगे, लेकिन इंटेक करने के बाद उसमें कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। तो इन्हीं बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, गमन यानी कि लोकोमोशन। गमन को कहते हैं लोकोमोशन, उत्सर्जन को एक्सक्रीशन कहते हैं। गमन, लोकोमोशन। देखिए गमन, लोकोमोशन यानी कि सजीव का एक स्थान से दूसरे स्थान चलने की प्रक्रिया को ही गमन कहेंगे। साधारण भाषा में समझिए, चलने की प्रक्रिया, चलने की प्रक्रिया। अब साधारण सी बात है बच्चा लोग, देखिए एक पाया जाता है जंतु और दूसरा पाया जाता है वनस्पति। ठीक है, एक पाया जाएगा जंतु, एक पाया जाएगा वनस्पति। वनस्पति के पास तो चलने के लिए, जंतु के पास तो चलने के लिए पैर होते हैं। अब इन पैरों के माध्यम से वो चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपने पैरों से चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। अब इस प्रक्रिया को तो हम गमन कर दिए, लेकिन वनस्पतियां गमन किस प्रकार करेंगी? तो वनस्पतियों में जब ये भ्रूणीय अवस्था में होता है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, अब यह एम्ब्रियो सीड के रूप में होता है। जैसे ही पृथ्वी में पड़ता है या जर्मिनेट कर जाता है यानी ग्रो कर जाता है, उग जाता है। उगने के पश्चात एक भाग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ जाता है तथा दूसरा भाग प्रकाश की दिशा में बढ़ जाता है। जो भाग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ जाता है उससे जड़ों का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जड़ों के प्रकार बाद में आगे के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो उस भाग से किसका निर्माण हो जाता है? जड़ों का। लेकिन जो भाग ऊपर की तरफ बढ़ जाता है उससे तने तथा पत्तियों का निर्माण हो जाता है। अंत में इसमें पत्तियों का रूपांतरण पुष्प में होता है। ठीक है, अब ध्यान से अगर हमने ध्यान दिया हो तो ये नीचे की तरफ गति हुई है, नीचे की तरफ गति यानी कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। किसकी दिशा में? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। और यहाँ ऊपर में तने और पत्तियों में प्रकाश की दिशा में। किस दिशा में गति? प्रकाश की दिशा में। अब ध्यान दीजिएगा, इस गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति को वैज्ञानिक भाषा में नाम दिया गया है गुरुत्वानुवर्तन। नुवर्तन मतलब गति करना, गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। तो गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करना, जो कि जड़ें करती हैं। और प्रकाश की दिशा में गति को कहा गया है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, इंग्लिश में इसको जियोट्रॉपिज्म एवं फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। आगे देखते हैं हमारी अगली हेडिंग, लास्ट और अंतिम हेडिंग है जनन या प्रजनन। तो अगला हेडिंग पर बनता है प्रजनन। तो प्रजनन में कहेंगे सजीवों का या जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया। जीवों द्वारा
अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है, कि प्रक्रिया जनन कहलाती है। अब जनन अलग से आपको पढ़ाएंगे। वास्तव में जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है, और समाप्त होने के साथ साथ इस वीडियो का पार्ट ए समाप्त होता है।